जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें टोटल 1000 MCQ देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट है। उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कलाशोक और महापद्नंद। बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक नया प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, महापद्नंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धन का निकास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमार्कचरित के लेखक कौन है? रविकृति, मंगाली, बाण और बिलहड़। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिलहड़, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद, माउंट आबू में। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अजमेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। 5वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन राम का भक्त था? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, सी है चैतन्य और डी है तुलसीदास। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तुलसीदास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? बिलग्राम की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिलग्राम की लड़ाई, जिसे कनौज की लड़ाई भी कहा जाता है, यह हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध के उपरांत भारत छोड़कर भागना पड़ा था हुमायूं को। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर तथा राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर तथा अफगानों के बीच में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफ़र ने, औध के नवाब ने। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने कर रहा था, उसमें इसका मंत्री था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र किसका मंत्री था? तो सिराजुद्दौला का, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लालच देने के कारण वो उसके पक्ष ले लिया और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिसमें 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कामसूत्र के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर की संज्ञा दी थी? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड इरविन ने, रस्किन ने। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि खिलाफत आंदोलन
किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, तुर्की के खलीफा का विरोध किया गया था, अपमान किया गया था, जिसके कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से लेकर 1921 के बीच में। इसमें महात्मा गांधी इसका समर्थन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा की। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योगों का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, नियंत्रण बोर्ड का, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? सोम प्रकाश, बंगदूत, बंग दर्शन और बंगाली। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बंग दर्शन नाम था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषग है और मेरी माता अन्य पिस्ती है। यह अवतरण क्या है? ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का? बताइए दोनों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, ऋग्वेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, जैन धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 समुद्री मील तक है, तट से 12 समुद्री मील तक है और तट से 24 समुद्री मील तक है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, तट से 12 समुद्री मील तक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी, वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और गुजरात में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय रेल द्वारा 2011 में देश के पहले हरित स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मनवल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ और अयोध्या, दोनों ऑप्शन में से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील है, कोलेरू झील है, लोनार झील है या पुलिकट झील है? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, पुलिकट झील, ये 2 राज्यों के सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के। पुलिकट झील, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा, चंबल, सतलज और महानदी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नर्मदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? कौन कौन 2 नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है और जो कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। वहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन, जिसको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रशांत महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न की गवादर पतन किस देश में स्थित है? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और दूसरे तरफ उसका राजधानी है। बताइए इनमें से कौन सा सही मिला नहीं है? तो घाना की राजधानी अक्रा, केन्या के नैरोबी, नामीबिया के विंडहॉक और नाइजीरिया के रबात। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, बाकी यहाँ पर ये सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से और फ्रैंकफर्ट से। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ये पेरिस से होकर बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्रिटेन में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील किस देश में स्थित है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता वगैरह संसद की संस्तुति पर, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति से, भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति से और मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन है जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। और एक और राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि रामनाथ कोविंद है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न असंवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 7वां और 31वां संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन है जो कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ बताता है, सही अर्थ व्यक्त करता है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सब धर्म एक समान है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60 का, अनुच्छेद 352 का, 356 और 360। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद जो 360 है जिसमें वर्णन किया गया वित्तीय आपात के बारे में, तो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संसद द्वारा जो भी विवाद होता है अयोग्यता पर आधारित, तो वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल संपत्ति के अधिकार पर है, समानता का अधिकार पर है, धर्म के अधिकार पर है, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव और मुख्य सचिव। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है उस राज्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न की साख पत्र दिया जाता है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? साख पत्र किसे दिया जाता है? निर्यातकर्ता के द्वारा और आयातकर्ता के द्वारा। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आयातकर्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 17.5, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से कौन सा है जो कि परजीवी पौधा है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अमर बेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न, एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्रियोन। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक फ्रिज में शीतलक का कार्य कौन करता है? तो फ्रियोन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने, अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन और फ्लोरिन्स। बताइए 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरिन्स भी है, ऑक्सो कार्बन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रचवर्णक। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रदनक, बी है अग्रचवर्णक,
ऑप्शन नंबर सी है कृंतक और डी है चौवर्णक। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है दूसरा कृंतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में और चमगादड़ों में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, तो ये कीटों में पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण और छिद्र के कारण। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है, तो आयन के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार और सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। परिवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ध्रुवण के कारण। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है जिसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बढ़ेंगे और घटेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने और लैमार्क ने। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि जनन नियंत्रण गोलियों में संश्लिष्ट शर्करा होती है, खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जनन नियंत्रण गोलियां में संश्लिष्ट हार्मोन्स होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न की जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती है, इसका कारण है कि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। यानी सब जो जमी हुई झील रहती है इसको ऊपरी परत ही केवल जमी रहती है, नीचे के जो तल रहता है वो जमा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण अंदर मछली जीवित रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपाइन और प्रोपेनोन। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है जो कि एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है कि जो कि अल्कोहल है, प्रोपाइन और प्रोपेनोल ये कीटोन है। बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 55वां प्रश्न की खाने वाला सोडा, इनमें से खाने वाला सोडा का आपका रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा, अगर धोने वाला सोडा पूछा जाए तो इसका
रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और उसका अणु सूत्र होता है Na2CO3। इस पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम और एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एओ ह्यूम है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। एनी बेसेंट थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 2 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है JM गुप्ता, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर 2 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो 2 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, एक 1938 ईस्वी में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी। ये 2 अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 प्रश्न है कि दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा, काजरोलकर के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बिलारी से और रायगढ़ से। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन के पश्चात इसका खोज किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो दरिया सिंध। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर, उपनिषद जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 96, बी है 105, सी है 108 और डी है 112। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपनिषद जिसे वेदांग के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 108, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जैन दर्शन से संबंध कौन कौन नहीं रखता है? तो न्यायवाद है जो कि जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है। बाकी यहाँ पर स्वायदवाद, अनेकांतवाद और थेरवाद, ये तीनों के तीनों जैन दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। इसका पहला तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव के बाद दूसरा तीर्थकर कौन थे? तो अजीतनाथ। उसके बाद 3 नंबर पर संभवनाथ और 4 नंबर पर अभिनंदन। उसके बाद 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। इस प्रकार से याद रखिएगा, टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है वही पूछा जाता है प्रश्न में।
नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस युद्ध के उपरांत भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। इसका कारण था कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद है जो कि मदद किया था। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, क्योंकि इसमें जो जयचंद था वह मोहम्मद गौरी के साथ दिया था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत गया था। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारा था, उसी के साथ मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गया भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया था और इस युद्ध में मारा गया था, और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का स्थापना हो गया 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें अकबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि तुर्क ए चिहलगानी कौन थे। तुर्क के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तुर्क ए चिहलगानी कौन थे। तो ये 40 तुर्कों अमीरों का एक समूह था, अमीरों यानी सरदारों का समूह था। और इसका स्थापना किसने किया था। तो तुर्क ए चिहलगानी का स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में जाकर बलबन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था तुर्क ए चिहलगानी को, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगलोर, कटक। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका सही आंसर क्या है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कटक, बिल्कुल सही जवाब है। महानदी कहाँ पर जाकर गिरती है। तो ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। लहरों से, ज्वार भट्टा से, धाराओं से और सुनामी लहरों से। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वाधिक तटीय अपरदन कब किससे होता है। तो सबसे अधिक लहरों से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। बिहार तथा मध्य प्रदेश में, झारखंड और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, बी है भाषा और बोली, सी है सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं और डी है आर्थिक स्तर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संस्कृति के विशेषकरण और विभिन्न आवास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? तो जो भी करने, सिक्किम का भी मिलता है, अरुणाचल प्रदेश का भी और पश्चिम बंगाल का, मेघालय का नहीं मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ी सही सुमिलित है? एक तरफ झील है और दूसरी तरफ राज्य है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पर डिडवाना झील दिया गया है, डिडवाना झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। यहाँ पर हरियाणा दिया, यह भी गलत है। उदय सागर झील है जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर लोकटक झील मणिपुर, ये बिल्कुल सही जवाब है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि लेटराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लेटराइट मिट्टी किस राज्य में मिलती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में और उत्तर प्रदेश राज्य में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है चीन में, फिलीपींस में, जापान में और भारत में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फिलीपींस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा का, जिंक का, टीन का, एल्युमिनियम का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एल्युमिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है नीलम संजीव रेड्डी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन नंबर ए है अविश्वास प्रस्ताव, बी है भर्त्सना प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी है स्थगन प्रस्ताव और डी है विश्वास प्रस्ताव। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा प्रश्न कराया जा रहा है इस मॉडल सेट में, इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न को आपको टच करना है और याद रखना है। 23वां प्रश्न कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, छात्रावासन के द्वारा, विघटन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो लोकसभा का बैठक होती है उसको समाप्त किया जा सकता है स्थगन के भी द्वारा, छात्रावासन के द्वारा और विघटन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न की नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वाद योग्य नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी के पेंदी में जाकर बैठ जाएगी, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, डी है, या घुल जाएगी, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यह पारे या पारद के सतह पर तैरेगी, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए पारे का जो घनत्व होता है वो लोहे के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण लोहा है जो कि पारे के ऊपर तैरेगी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न आपके सामने कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? श्वेत, धूसर, नीली और काली। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सभी रंगों को सोख लेने वाली और किसी भी रंग को परिवर्तित न करने वाली वस्तु काली दिखाई देती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। यानी 28वां प्रश्न कर रहा है कि जहाँ पर WBC का बनावट होती है वहीं पर RBC का विनाश हो जाता है, तो उस जगह का नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लसिका ग्रंथि में, बी है पलीहा में, सी है पेंक्रियाज में, और डी है यकृत में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जो WBC है वो पलीहा में बनती है और यहीं पर RBC का नाश हो जाता है। इसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, DNA वायरस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ऑक्सीजन छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड में, श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, जैविक पदार्थों के क्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यह कार्बन चक्र में यह प्रकृति में पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, थॉमस एडिसन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ता है और तब तैरता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल है। गुब्बारे की ऊंचाई से कम, गुब्बारे के भार के बराबर, सी ये गुब्बारे के भार से ज़्यादा, और डी है गुब्बारे के कार्य करना बंद कर देता है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गुब्बारे के भार के बराबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? पिंड के अणुओं की कुल ऊर्जा के, पिंड के अणुओं की औसत ऊर्जा के, पिंड की अणुओं की कुल चाल की, और पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। फ्रीजर में जमी हुई बर्फ़ के द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा, डी इनमें से किसी भी के द्वारा नहीं। मतलब यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के कारण रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से और आर्द्र भूमि संरक्षण से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1962 में, 1970 में, 1972 में, 1982 में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है 1972 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका, सुंदरबन, गहीर माथा और मन्नार की खाड़ी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य में से कौन सा नहीं है। कन्हा, रणथंभौर, काजीरंगा और बांधवगढ़। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य है जिसमें बाघ नहीं पाया जाता है। तो कन्हा में भी पाया जाता है, रणथंभौर में भी पाया जाता है और बांधवगढ़ में भी पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये असम में है और ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है। याद रखिएगा, इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, सर जॉन साइमन और डी है लॉर्ड इरविन। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्योंकि उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन थे। और ये साइमन कमीशन जो भारत आया था, कब आया था। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। जॉर्ज साइमन के नाम पर ही इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और इस कमीशन का जो विरोध हुआ था 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी का। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और इस विरोध में बहुत सारे युवाओं भाग लिए थे और इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किए थे। और इस विरोध के कारण इसमें ब्रिटिश पुलिसों के द्वारा बहुत ज़्यादा लाठियाँ बरसाई थी निर्ममता से इन युवाओं पर। और इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के कितनी सीटें दी गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए 71 सीट था और पुनः पैक्ट में दलित वर्ग के लिए टोटल 147 सीट था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये पुनः पैक्ट कब हुआ था। तो पुनः पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में। तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में और त्रिपुरा में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वर्धा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं धौलावीरा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। धौलावीरा किस राज्य में वर्तमान में है? तो ये गुजरात में है। याद रखिए, गुजरात में धौलावीरा है। आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, स्वायत्तवाद सिद्धांत किस धर्म का है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वायत्तवाद सिद्धांत किस धर्म का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 5 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मतमयूर, मयतमत और ईशान शिव गुरु देव पद्धति। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मत मयूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस मॉडल सेट में कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो कुछ मॉडरेट है। इस क्वेश्चन का लेवल इसमें मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है। इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसी लेवल का आपको तैयारी भी करना है। 7 प्रश्न है कि कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अशोक के शिलालेख के कारण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अशोक द्वारा कितना शिलालेख लिखा गया था, स्थापित किया गया था? तो 14 शिलालेख। याद रखिएगा 14 शिलालेख। इसमें जो 13वें शिलालेख थे उस पर अशोक द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इसका वर्णन 13वें शिलालेख पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तबकात ए नसीरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गौरी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें जयचंद थे जो कि पृथ्वीराज चौहान का मदद किए थे और साथ दिए थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था और मोहम्मद गौरी का हार हो गया था। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कि जयचंद जो थे वह मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में, जिसमें कि जयचंद हार गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तमिल थी, प्राकृत थी, पाली थी और संस्कृत थी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृष्णदेव राय के द्वारा कौन से नगर की स्थापना किया गया? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नागलापुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरन। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नैनीताल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12 प्रश्न है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप का उत्पत्ति किससे हुआ है? प्रवाल उत्पत्ति के द्वारा, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण, मृदा निक्षेपण के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है इसका निर्माण किससे हुआ है?
तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं परवाल उत्पत्ति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो अंडोबार निकोबार द्वीप समूह है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ज्वालामुखी हो जाएगा अंडोबार निकोबार द्वीप समूह के उत्पत्ति का कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है, तो मैकमोहन रेखा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन और बहुफसली खेती। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा तरीका है जो कि मिट्टी की उर्वरता प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे, तो फसल चक्र से भी होता है, मिश्रित खेती से भी होता है, और बहुफसली से भी होता है। बीज संशोधन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है कि मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक टेम्परेचर किस स्थान पर होता है, आपको बताना है। भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री, 25 डिग्री। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं। 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। नर्मदा, चंबल, सतलज, महानदी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये खंभात के खाड़ी जो कि अरब सागर में मिली हुई है, खंभात के खाड़ी में जाकर गिरती है। सबसे सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, और ये 2 पर्वतों के बीच में ये नदी बहती है। इसके उत्तर में है विंध्याचल पर्वत, और इसके दक्षिण में है सतपुरा पर्वत, इसके मध्य में ये बहती है। नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। और ये इस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है, और ये मात्र 2 ही राज्य में बहती है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 19वां प्रश्न है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक कार्य कर सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नील हरित शैवाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चावल की फसल या धान के फसल का एक ही है, तो उसके लिए सबसे उर्वरक का कार्य कौन करता है, तो नील हरित शैवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है चयनित किया जाता है। इन दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भारत में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चयनित किया जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह और समान नागरिक संहिता। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुफ्त कानूनी सलाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो संविधान के टोटल 22 भाग है, इसमें से जो चौथा भाग है, चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ये संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक है इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। 24वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पर 1975 की बात की जा रही है, जल्दी से बताइए 1975 में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अखंडता, बिल्कुल ही सही जवाब है। बंधुत्व जोड़ा गया था, संप्रभुता जोड़ा गया था और समानता जोड़ा गया था। फिर 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भी 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के और घनत्व के। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस मॉडल सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की और न्यूट्रॉन की। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा पदार्थ है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टिम बर्नर्स-ली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंग बर्ड, गल और कठफोरवा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा जीवित पक्षी है जो कि विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? सबसे
बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हमिंग बर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। और हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोन्स का स्रवण करना। बताइए इसमें से मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पक्षियों में आगे के पैर किसमें संशोधित हुआ है। पंख में, चोंच में, वायु गुहा में और वायु कोश में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पक्षियों का जो आगे का पैर होता है उसमें किसमें वो संशोधित हुआ है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वायु गुहा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि टेकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, सी है वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण और डी है जालक कंपन की मात्रा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टेकियान से तात्पर्य है, टेकियान का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जालक कंपन की मात्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है। और रक्त, दृश्य, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंगे। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, पराबैंगनी किरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो ओजोन परत होता है संताप मंडल में, उसका मुख्य कार्य है कि सूर्य के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण छोड़ी जाती है उसको अवशोषित कर लेना। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। और ओजोन परत का अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र O3 होता है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ अवस्थित है, यानी वो कौन से राज्य में है। और एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मानस मेघालय, ये गलत है। बाकी यहाँ पर नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्य मलाई केरल में है, मानस है जो कि असम में है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न के तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कारिकिली में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं। अजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन और एंथ्रोपोजेनिक। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, जैसे कमेंट कीजिए। 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल वर्षा होती है। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए अम्ल वर्षा क्यों होती है, किस कारण से अम्ल वर्षा होता है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बादलों के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने कि प्रिजन डायरी किसकी रचना है। भगत सिंह की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जयप्रकाश नारायण की और सरोजिनी नायडू की। बताइए यहाँ पर
इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रेजेंट डायरी किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, कश्मीर के विलय से, जूनागढ़ के सैनिक कार्रवाई से और हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर, बी है 5 दिसंबर, सी है 5 जून और डी है 5 मई। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 26 नवंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छापरा से, दिल्ली से, लखनऊ से और पटना से। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह सक्रिय थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, छपरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन था जो कि दांडी मार्च के साथ ही वह आरंभ हुआ था? होम रूल आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, और 1930 ईस्वी में इसी मार्च के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है राम मनोहर लोहिया। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में है और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा भी पाकिस्तान और पंजाब में ये प्रसार है इसका। कालीबंगा राजस्थान में और लोथल है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? रजत, 3, स्वर्ण और कांस्य। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कांस्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है कलहण, बी है मैत्रेयी, सी है कालिदास और डी है पाणिनि। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पाणिनि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, बी है जैन दर्शन से, सी है योग दर्शन से और डी है लोकायत दर्शन से। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जैन दर्शन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? 4 ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। 1191 में
तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था क्योंकि जयचंद जो था वह पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि जो जयचंद था वो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 प्रश्न है आपके सामने कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। उसका स्त्री होना, वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, सेना का विद्रोह, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उसका स्त्री होना बिल्कुल ही सही जवाब है। उनकी स्त्री होने के कारण ही रजिया सुल्तान का जो शासन था उसका पतन हो गया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 से लेकर 1239 तक ये शासन की थी दिल्ली सल्तनत पर, और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका ये बनी थी रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को, खुसरू खान को, और डी है अलाउद्दीन खिलजी को। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल ही सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए ये अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। 11वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन सी है। हैदराबाद, अमरावती। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अमरावती बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की और गोवा की। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गोवा बिल्कुल ही सही जवाब है। गोवा का कोंकणी शासकीय भाषा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि कोरी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की लिटिल रन में और कच्छ के रन में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोरी क्रीक स्थित है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कच्छ की रन में बिल्कुल ही सही जवाब है। कच्छ की रन कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का देशों में कौन सा स्थान है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आते हैं विश्व में। तो देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि 1 से लेकर 7 तक कौन सा बड़े बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए 1 नंबर पर आता है रसिया, 2 नंबर पर आता है कनाडा, 3 नंबर पर आता है अमेरिका, 4 नंबर पर आता है चाइना, 5 नंबर पर आता है ब्राज़ील, 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर आता है भारत। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं केरल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि एक मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है। बताना है इनमें से कौन सी मृदा है जिसको सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। जैसे बताइए लाल, काली, लेटराइट और जलोढ़। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं काली मृदा बिल्कुल ही सही जवाब है। काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए
उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है? 3, 4, 6 से 7 और 9 से 10। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 6 से 7 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? भूमध्य सागरीय कृषि में, प्रत्यक्ष खेती में, व्यापारिक खेती में और व्यापारिक बागवानी में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो व्यापारिक बागवानी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र में जलवायु को निर्धारित करता है वह है ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार और समुद्र से समीपता। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह मुख्य कारक क्या है जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारण करता है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अक्षांश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की परसेंटेज है? तो सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन की 78%, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का और भारी वर्षा का। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तूफान बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 165 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा अनुच्छेद 160 बिल्कुल ही सही जवाब। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मालवनकर, हुकुम सिंह, BD जट्टी, BB गिरी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं GB मालवनकर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका हो जाएगा आंसर मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया के, केवल भारत के, हिंदुस्तान और इंडिया के, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भारत और इंडिया बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न आपके सामने किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों एक नियत रहते हैं, चाल और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, वेग और त्वरण दोनों ही परिवर्तित होते हैं, डी है चाल और त्वरण दोनों ही परिवर्तित होते हैं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग तथा त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अवतल दर्पण बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 27वां, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने और पास्कल ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है जॉन डाल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि केले में बीजांड नहीं होता है। बी है केले में परागकण नहीं होता है। ये दोनों ऑप्शन में से जल्दी से बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? केले में बीज क्यों नहीं होते हैं? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं केले में परागकण नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनतीसवां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा, ईस्ट। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ईस्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, किरोसिन तेल की और सुगंधित तेलों की। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पेट्रोल की, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोई साइकिल सवार है जो कि किसी मोड़ पर जाता है तो आप किधर झुकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल सही जवाब है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रमन प्रभाव दिवस के रूप में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन, ग्लाइकॉल, मेथेनॉल और प्रोपीन एल्कोहल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और डी है केवल मीथेन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए, यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, उसके लिए उत्तरदायी है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चंडी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चिपको आंदोलन ये किस राज्य में प्रचलित था? तो ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से और शारदा नदी से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रामगंगा नदी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत में
निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं सौर शक्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।